आपका बच्चा खर्राटे लेता है? क्या वो रात को मुंह खोल के सोता है? क्या उसे बार बार नाक, कान और गले की बीमारी होती है? इन्फेक्शन होने के कारण बार बार सर्दी खांसी की दवाई लेनी पड़ती है? क्या उसके मुंह से बदबू आती है? क्या उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता? क्या वो टीचर्स और पेरेंट्स के बातों पे ध्यान नहीं देता? तो इसका कारण हो सकता है एडिनॉइड्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली पाटिल, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में बहुत कॉमनली देखे जाने वाली बीमारी एडिनॉइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बात करेंगे एडिनॉइड्स क्या है इसके बारे में। तो एडिनॉइड्स हमारे गले की एक ग्रंथि है जो इम्यून सिस्टम का एक भाग है। ये टॉन्सिल जैसी ही एक ग्रंथि है। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स दोनों लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है। ये नाक के पीछे जहाँ मुंह और गला मिलते हैं वहाँ स्थित होती है। जन्म के समय एडिनॉइड्स बहुत छोटी होती है। 5 से 8 साल के बीच ये बढ़ जाती है और उसके बाद धीरे धीरे ये रिग्रेस होना मतलब कम होना शुरू हो जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम नाक से और मुंह से जो सांस लेते हैं उसमें जो वायरसेस और पैथोजेंस होते हैं उसको ट्रैप करते हैं। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स दोनों भी यही काम करती है। एडिनॉइड्स जो है वो नाक के थ्रू जो पैथोजेंस और बैक्टीरिया जाते हैं उसको ट्रैप करता है और टॉन्सिल्स गले के थ्रू जाता है, उसको ट्रैप करता है। अब देखेंगे टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स में क्या फ़र्क है। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स दोनों लिम्फोइड टिश्यू से बनी है। दोनों का काम ये एक ही है, पैथोजेंस को ट्रैप करना। बट टॉन्सिल्स हमारे गले की दोनों साइड्स में स्थित होती है, जबकि एडिनॉइड्स हमारे नाक के पीछे जहाँ मुंह और गला मिलता है वहाँ पे स्थित होती है। एडिनॉइड सिर्फ एक होती है और टॉन्सिल्स 2 होती है। मुंह खोलने के बाद नेकेड आई से टॉन्सिल्स दिख सकते हैं। एडिनॉइड्स जब तक बहुत ज़्यादा एनलार्ज नहीं होता वो बाहर से दिखता नहीं। स्वोलन एडिनॉइड्स दिखने के लिए एक्सरे या एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी हो रही है, कान का इन्फेक्शन हो रहा है, गले का इन्फेक्शन हो रहा है तो एडिनॉइड्स में सूजन आ सकती है। अगर एडिनॉइड्स बड़े हो जाए तो उस रास्ते में रुकावट पैदा करता है जहाँ से नाक से ली गई सांस नीचे लंग्स तक जाती है, जिसे हम नेज़ोफेरेंजियल पैसेज कहते हैं। स्वोलन एडिनॉइड्स में रात को बच्चा जब सोता है तब तालू पीछे की ओर गिर जाती है और उसकी वजह से नाक बंद हो जाता है। इसलिए बच्चा रात में नाक से सांस नहीं ले पाता और उसका मुंह खुला रहता है। बच्चा खर्राटे मारने लगता है। कभी कभी ड्राइनेस की वजह से बच्चा बार बार पानी पीने के लिए उठता है। ड्राइनेस की वजह से उसके होंठ क्रैक हो जाते हैं, चैप लिप्स हो जाते हैं, मुंह से बदबू आने लगती है। कभी कभी बच्चों को निगलने भी मतलब स्वेलोइंग में तकलीफ हो सकती है। बच्चे की नाक हमेशा बंद रहती है और नाक बहती रहती है, जिसे हम वेट बबली नोज़ या स्टफ्ड नोज़ बोलते हैं। नाक बंद होने के कारण आवाज़ में भी बदलाव आ सकता है। बच्चे की वॉइस नेज़ल वॉइस आती है। बच्चा नींद से बार बार उठ जाता है और नींद पूरी ना होने के कारण बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। वो दिन भर सुस्त सा रहता है, उसको नींद आती रहती है। पेरेंट्स या टीचर्स जो बातें बता रहे हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए बच्चा पढ़ाई में भी पीछे रह सकता है। नींद में कुछ सेकंड्स के लिए सांसें रुक जाने की संभावना होती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया कहते हैं। एडिनॉइड्स के दोनों तरफ यूस्टैचिन ट्यूब्स नाम की 2 नलिकाएं खुलती हैं, जो हमारे कान के पर्दे के पीछे हवा पहुंचाने का काम करती है, जो मिडिल ईयर से आती है। जब एडिनॉइड्स की स्वेलिंग होती है तो यूस्टैचिन ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। उसके कारण कान के पर्दे के पीछे रेशा या पानी जमा हो सकता है और उसकी वजह से बार बार कान का इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लॉक्ड नोज़ की वजह से बार बार साइनस की इन्फेक्शन हो जाती है। साइनस का इन्फ्लेमेशन होकर फेस में यहाँ पे दर्द होना, आगे झुकने के बाद सर में, नाक में दर्द होना, ये लक्षण दिख सकते हैं। एडिनॉइड्स अगर बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रहे तो उसके कारण बच्चे की शक्ल में भी बदलाव आ सकता है। तो ये हो गया एडिनॉइड्स की वजह से देखे जाने वाले लक्षण। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। अगर आपको दिए गए हुए सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत आपको आपके बच्चे को ईएनटी स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, जो नाक, कान और थ्रोट के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास लेके जाना चाहिए। बच्चे का चेकअप करेंगे, एक्सरे, एंडोस्कोपी अगर ज़रूरत है तो करेंगे और डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट देखा जाए तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक ये दवाई दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के स्प्रे दिए जाते हैं जिससे एडिनॉइड्स श्रिंक होने में मदद होती है। एडिनॉइड्स के पेशेंट्स में हमें स्टीम इन्हेलेशन देना चाहिए। जो नॉर्मल स्टीमर होता है उसमें पानी डाल के दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेनी चाहिए। नाक से नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डालने चाहिए।
एडिनॉइड्स कितना % ब्लॉक करता है उसके हिसाब से उसका ग्रेडिंग किया जाता है। 25%, 50%, 75% और 100% ब्लॉकेज के हिसाब से उसका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब सर्जरी की बात करें तो 50% से ज़्यादा, 75% या उससे ज़्यादा अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है एडिनॉइड्स की वजह से, तो सर्जरी रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं एडिनॉइड्स के लिए, जो एडिनॉइड श्रिंक करने में मदद करती है। 5 से 6 महीने के अंदर आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। अगर माइल्ड सिम्पटम्स है और अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे केसेस में आप होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करें। तो आगे बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो पहला स्पेसिफिक मेडिसिन है एग्राफिस न्यूटेंस। इसे हम ब्लू बेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक पॉन्ड में उगता है और जिन बच्चों को रेनी सीज़न में प्रॉब्लम होती है, रेनी सीज़न में ज़्यादा सर्दी खांसी होने की प्रॉब्लम होती है या एडिनॉइड्स बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, उनको खास करके ये दिया जाता है। ये 3x पोटेंसी या 30 पोटेंसी में 3-3 या 4-4 पिल्स दिन में 3 बार दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आता है बैसिलिनम। बैसिलिनम 200 दिया जाता है वंस इन अ वीक टू प्रिवेंट अगेंस्ट बैक्टीरियाज। थर्ड मेडिसिन है ट्यूबरक्यूलिनम। जिनके घर में, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ट्यूबरक्यूलोसिस की, ऐसे बच्चों में, जो बच्चे लीन थीन होते हैं, जिनको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे ज़्यादा खा नहीं पाते या माल नरिश्ड होते हैं या फिर उनको फास्ट राइड्स पसंद होती है, ऐसे बच्चों में ट्यूबरक्यूलिनम दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब नॉर्मली ऐसे केसेस में दिए जाते हैं जहाँ पे एडिनॉइड फेस डेवलप होता है, बच्चों का फेस चेंज हो शक्ल चेंज हो जाती है, बच्चों की टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स में काफ़ी सूजन आ जाती है, स्टोनी हार्डनेस हम इसे बोल सकते हैं, और उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में बराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। जो बच्चे फेयर एंड फैट है, फेयर फैट एंड फ्लैबी ऐसे हम कह सकते हैं उन बच्चों को, तो ऐसे बच्चों में जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, नोज़ ब्लॉकेज जहाँ ज़्यादा रहती है, नाइट एग्रेवेशन होता है, ऐसे केसेस में जिन बच्चों को अंडे खाना पसंद होता है, ऐसे बच्चों में हम कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस भी कैलकेरिया के थोड़े से लक्षण होते हैं, लेकिन ये बच्चे लीन थीन होते हैं और इनको ठंडा खाना पसंद होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली सल्फ। ये ऐसे केसेस में दिया जाता है जहाँ पे सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट को उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिलता, ऐसे केसेस में काली सल्फ दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया आयोड। नॉर्मली हाइपरट्रॉफिड एडिनॉइड्स में कैलकेरिया आयोड दिया जाता है। टेनेमल हाइड्रासिस कैनाडेंसिस का जो मिक्सचर है वो 60 ml ग्लिसरीन में मिक्स करके हम बच्चे के नाक में कॉटन से रात को लगा सकते हैं। ये ऐसे जब तक रिग्रेस नहीं होता एडिनॉइड्स, तब तक ये पूरा कंटिन्यू करना चाहिए और इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कंसल्टेशन बुक करना है तो नीचे जो नंबर दिया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई गई है, ये आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। होम्योपैथिक डॉक्टर आपके बच्चे की पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं और उसको जो परफेक्टली सूटेबल मेडिसिन होता है वो देते हैं। तो आज के जो मेडिसिन्स मैंने बताए ये आप खुद ट्राई ना करें, आपके आसपास जो भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वहाँ पे जाके उनको कंसल्ट करें। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कंसल्टेशन के अपॉइंटमेंट के लिए नीचे जो नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।